स्मृति ईरानी वो नेता जिसने कभी कांग्रेस की नींव हिला दी थी। भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी। कि वेस्टेड इंटरेस्ट है एजुकेशन में, उन वेस्टेड इंटरेस्ट को एजुकेशन से दूर करिए। एक ऐसा नाम जिसने गांधी परिवार के गढ़ में जाकर उनकी हार की पटकथा लिखी थी। इसी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है। बीजेपी की सबसे बड़ी महिला स्टार जिसको जाइंट शेयर कहा जाने लग गया था। हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया, लेकिन आज उसी स्मृति ईरानी के बारे में कहा जाने लग गया है कि वो खत्म हो चुकी हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। किसी ने तो ये भी लिखा है कि टीवी पर वापस आ गई लौट के बुद्धू। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हो गई, चलो भाई अब तो हो गया। स्मृति जी आप इतनी लो प्रोफाइल आपको नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्मृति जी थोड़ी ज्यादा लो प्रोफाइल हो चुकी हैं। वैसे बहुत पहले हाई प्रोफाइल थी तब मुसीबत थी, अब लो प्रोफाइल हो तब मुसीबत है। तो आपको प्रोफाइल से मुसीबत है कि स्मृति ईरानी से मुसीबत है? कोई कह रहा है कि उन्हें बीजेपी के अंदर पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है और इस कारण से वो वापस से एक्टिंग करियर में अपने पैर जमा रही हैं। तो कोई कह रहा है कि भाई साहब बीजेपी की जो लीडरशिप है ना वो उनसे नाखुश है और इसी कारण से वो कांग्रेस में जा सकती है। जब स्मृति ईरानी राजनेता थी तो बहुत ही ड्रामा किया करती थी, बहुत ही चिल्लाया करती थी, सभी कांग्रेसियों को गालियां दिया करती थी। लेकिन अब बीजेपी में इस औरत की कोई भी, तो अब इसको कांग्रेस याद आने लगी। पूरे सोशल मीडिया पे इतने लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो चुका है और ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरे मुद्दे की असली हकीकत क्या है। क्या वाकई में एक समय बीजेपी का सबसे बड़ा महिला चेहरा पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो गया है? आखिर क्यों स्मृति ईरानी को 25 साल बाद एक्टिंग करियर में फिर से वापस आने की जरूरत पड़ रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। Time I've been rejected, that becomes a step to new success. Right. So even when I did Kyunki, I remember the first day when I went to work, the watchman threw me out of Ekta's building because he said, "You don't look like an actor." Are you nervous about this big return, or are you like already vibing with it? I'm a politician. Nothing that you throw at me will make me nervous ever. Add the pressure on you? No, I've never been the kind to take pressure, and I think that you've seen I've given you enough political evidence. Yeah. I may give somebody pressure, but I don't take it. देखिए, स्मृति ईरानी का जन्म ना 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता पंजाबी थे और माँ थी आसमीज। उनका परिवार ना एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। पिता एक छोटी सी कुरियर कंपनी चलाते थे और महीने के अंत तक घर में पैसों की अक्सर तंगी हो जाया करती थी। स्मृति ईरानी की बात करें तो वो बचपन से ही आरएसएस की आइडियोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड थी, क्योंकि एक तो उनके खुद के दादाजी आरएसएस के वर्कर थे और ऊपर से स्मृति ईरानी की माँ जनसंघ की बूथ लेवल की कार्यकर्ता थी। घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए स्मृति ईरानी ने रेगुलर कॉलेज छोड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल से ओपन लर्निंग से बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन कर लिया। जब कॉलेज से छुट्टी होती तो स्मृति ईरानी ने साइड इनकम के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते इसमें स्मृति को थोड़े से पैसे आने लगे। अब स्मृति ईरानी को मॉडलिंग और एक्टिंग का भी काफी शौक था, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड में करियर बना लिया जाए। स्मृति ईरानी के इस डिसीजन से उनके फादर काफी डिसअपॉइंटेड हुए और उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भाई ऑलरेडी घर के अंदर पैसे की कमी चल रही है और ये मॉडलिंग जो है ना वो एक रिस्की और महंगा शौक है। लेकिन माँ जो थी ना स्मृति की, उन्होंने इसको पूरा सपोर्ट किया, जिसके बाद उनकी फैमिली ने लोन लेकर स्मृति को मुंबई भेजा। स्मृति ईरानी मुंबई पहुंची, कई फोटोशूट करवाए, ऑडिशंस दिए, लेकिन वहां लगातार रिजेक्शन मिला। खुद स्मृति ईरानी ने बताया है कि जब वो ऑडिशन देने जाती थी तो लोग उनके लुक्स पर हंसते थे, कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता था। पर इस सब के बावजूद स्मृति ने गिव अप नहीं किया और तभी 1998 में मुंबई में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है। स्मृति ईरानी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। Good evening. I'm Smriti, and at 21 years of age, I stand 5 feet 8 inches tall. I'm pursuing a degree in English literature and love adventure sports. India, being a cauldron of cultures and religions, it is of great interest to me, the people who govern it. Therefore, it goes without saying that I'm very interested in politics. वो इस कॉन्टेस्ट के फाइनल तक पहुंची पर जीत नहीं पाई, लेकिन फिर भी ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्हें कई म्यूजिक वीडियोस, छोटे मोटे रोल्स आने लगे, जैसे कि बोलियां और मिक्का सिंह का वो गाना था ना, सावन में लग गई आग।
लेकिन इस सब से वो इतना नहीं कमा पा रही थी कि जो उनकी फैमिली ने लोन लिया है उसको चुकाया जा सके, जिस कारण स्मृति ईरानी ने कई दूसरे जॉब्स में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने जेट एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया, वहां रिजेक्ट हो गई। कई मॉडलिंग ऑडिशंस भी दिए, वहां भी फेल हो गई और अंत में मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें 1500 से 1800 रुपए पर महीने की सैलरी मिलती थी। इसी दौरान वो टाइम टू टाइम ऑडिशंस भी दे रही थी ताकि कुछ किस्मत बदल जाए, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने एकता कपूर की नई सीरीज सास भी कभी बहू थी का ऑडिशन दिया। इनिशियली स्मृति ईरानी को तुलसी के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, पर जब स्मृति ईरानी ने दूसरी बार ऑडिशन दिया तो एकता कपूर काफी इंप्रेस हो गई और उन्हें इस सीरियल में मेन लीड का रोल दे दिया। ये सीरियल 3 जुलाई 2000 को पूरे भारत के अंदर प्रीमियर होता है। बस फिर क्या था, सीरियल इतना पॉपुलर हुआ कि स्मृति ईरानी एक हाउस होल्ड नाम बन गई। ये जो शो था ना वो 2008 तक चला और उस दौरान उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कई बार इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स या फिर स्टार परिवार अवार्ड्स जीते। इसके बाद तो मानो उन्हें बैक टू बैक सीरियल्स के ऑफर्स आने लगे, चाहे वो जी टीवी के रामायण का सीता का रोल हो या फिर ये है जलवा जैसे रियलिटी शोज हो जिनमें वो होस्टिंग कर रही थी। वो इस वक्त तक टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। उनकी पॉपुलैरिटी कुछ बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी उस समय, जिसके कारण WHO ने उन्हें भारत के अंदर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यानी कि ORS का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। 2 बूंद जिंदगी की जैसे कैंपेन्स में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और यहीं से उन्हें रियलाइज हुआ कि क्या वो सिर्फ एक टीवी स्टार बनकर रहना चाहती हैं या फिर कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो लोगों की जिंदगी में रियल में बदलाव लाए। असल में स्मृति ईरानी खुद भी इस फील्ड में अच्छे पेचेक के लिए थी, ना कि स्टारडम के लिए। I went to media because I wanted a better paycheck. That's it. Okay. I was not pursuing stardom. I was the USAID and WHO ambassador to India in the year 2001. In 2 years, I traveled across my country on issues of child health and mother's health. And I realized that I could do all this work and still not create impact. और इसी थॉट प्रोसेस के चलते उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा लोगों की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। I also gave parts of my salary, my remuneration as a media personality, to some villages in a place called Talasari, Danu in Maharashtra, where I wanted to do drinking water projects for villages around that area. And everybody told me, you can keep doing this and still not impact change till you become a policy maker. So the only way one could become a policy maker is if one was a bureaucrat or if one got into electoral politics. अल्टीमेटली 2003 में जब वो अपने एक्टिंग करियर और स्टारडम के पीक पर थी, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। और ऐसे में बीजेपी उनके लिए एक नेचुरल चॉइस थी, क्योंकि उनकी मदर भी एक समय जनसंघ का पार्ट रह चुकी थी। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद सीनियर लीडर प्रमोद महाजन उनके मेंटोर बन जाते हैं। उन्होंने स्मृति को पार्टी के काम में एक्टिवली इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। स्मृति ईरानी उस समय तक अपने सीरियल्स के कारण इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि बीजेपी ने उन पर दाव खेल दिया। 2004 में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चांदनी चौक से लोकसभा का टिकट दे दिया, जहां उनका मुकाबला था कपिल सिब्बल से। लेकिन वो इस चुनाव को हार जाती हैं और इस कारण से स्मृति ईरानी को लगा कि हार के पीछे मोदी का हाथ है, क्योंकि गोधरा और गुजरात कांड के बाद बीजेपी की इमेज काफी डैमेज हो गई थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने मोदी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर मोदी क्रिसमस तक रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो वो हंगर स्ट्राइक करेंगी। If Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat, yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Atalji's birthday, I would like to go on to a fast till he gives up his post. A fast unto death. इसके बावजूद भी पार्टी उन्हें साइडलाइन नहीं करती है। इनफैक्ट स्मृति की दिल्ली इलेक्शंस के दौरान कैंपेनिंग और डेडिकेशन से पार्टी काफी इंप्रेस होती है। फिर क्या, उसके बाद उनका पार्टी के अंदर ग्रोथ होता चला गया। पहले बीजेपी की यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट बनी, फिर बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी बनी, इवन बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर बन गई। 2010 में उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अपने टेन्योर के दौरान स्मृति ईरानी ने विमेन रिलेटेड इश्यूज पर काफी बढ़िया काम किया था। कई बार उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था। हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारा लाठीचार्ज करा। न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। और अपने इस निडर अंदाज के कारण उन्हें मल्टीपल स्टेट्स में भेजा जाने लग गया बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए। चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, यूपी हो, सब जगह उनकी ड्यूटी लग रही थी। स्मृति ईरानी हिंदुत्व के लिए भी काफी वोकल थी और इसी कारण बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया, उन्हें गुजरात भेजने का,
जहां वो नरेंद्र मोदी के साथ काम कर सकें। नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी के पास्ट की एक्टिविटीज को जानते हुए भी उन्हें कोर टीम में शामिल कर लिया था। स्मृति ने ग्राउंड पर काम किया और जब स्मृति ने ग्राउंड पर काम किया तो उनका व्यू मोदी के प्रति बदलने लग गया। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वो एक तरफा प्रोपेगेंडा का शिकार हो गई थी। इसके बाद स्मृति ईरानी को बीजेपी का मीडिया फेस बनाया जाता है, जिसके बाद स्मृति रेगुलरली बीजेपी के मीडिया डिबेट्स में आने लगती हैं। उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पर पकड़ अच्छी थी और इसीलिए उन्हें पार्टी के टॉप स्पोक्स पर्सन में जगह मिलती है। धीरे धीरे जो उनकी इमेज थी वो फायर ब्रांड विमेन लीडर की बनने लग गई थी और इसके बाद 2011 में स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी की बैकिंग से गुजरात से राज्यसभा का एमपी बना दिया जाता है। मीडिया डिबेट्स और बढ़ते कद के कारण 2013 तक स्मृति ईरानी बीजेपी के लिए एक एसेट बन चुकी थी, जो खुद भी काफी डेडिकेटेड थी हिंदुत्व के लिए। और इसीलिए जब 2014 के इलेक्शंस होते हैं तब बीजेपी ने मोदी के लीडरशिप में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसी सीट से उतारने का फैसला किया जो कई सालों से बीजेपी के लिए अभेद थी। नाम था अमेठी। अमेठी के चुनाव संग्राम में उतरे 3 दिग्गजों में से राहुल गांधी पर्चा दाखिल कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने भी नामांकन कर दिया है और अब बारी बीजेपी की स्मृति ईरानी की है कि देश में जो बदलाव आएगा 16 मई को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वही बदलाव अमेठी में भी आएगा। देखिए, भले ही स्मृति ईरानी ने इस कैंपेन को काफी पॉजिटिवली लड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी को खुद पता था कि अमेठी उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। यह सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं थी, ये नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का प्रतीक थी और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अभेद्य किला था, क्योंकि यहाँ दशकों से कांग्रेस का कब्जा था और जनता की आदत सी बन गई थी कि उन्हें बार बार उसी परिवार को वोट देना है, भले ही विकास हो या ना हो। अमेठी की हालत 2014 तक बेहद पिछड़ी हुई थी। गांवों में सड़कें टूटी हुई थी, स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर थी, शिक्षा की हालत खराब थी और रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां से जीतती रहती थी, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से एक भावनात्मक जुड़ाव बन चुका था उनका। 2014 में जब बीजेपी ने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा तो लोगों ने सोचा कि कल की आई हुई ये लड़की कितना ही बड़ा बदलाव ले आएगी, जो कि सच भी था। अमेठी में स्मृति ईरानी को एक राजनेता के रूप में शायद ही कोई जानता था, लेकिन जैसे जैसे चुनावी अभियान आगे बढ़ा तो स्मृति की मेहनत और जमीनी जुड़ाव ने अमेठी की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। अम्मा पहचानती हो इनको? नहीं, पहली बार है, पहली बार नहीं पहचानती। तो वोट दोगे इनको? हाँ सर, हाँ अभी सुनना से। अच्छा, हाँ। कौन है ये, पहचानते हैं आप इनको? भैया ना है, टीवी में आती थी पहले, ये मालूम है, सुना है इनके बारे में? ठीक है, देखा है आपने टीवी में इनको? ये कहा जा रहा है ये तो बाहर से आई हुई हैं, तो यहाँ की जनता इनको वोट क्यों करेगी? नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, बराबर। वो गांव-गांव घूम रही थी, हर बूथ पर गई थी, महिलाओं के बीच बैठी थी, बच्चों के साथ बातचीत की थी, स्थानीय मुद्दों को समझा था और अपने कैंपेन को जनता के बीच में जोड़ा था। राहुल गांधी जहां केवल चुनिंदा जनसभाओं में दिखे थे, वहीं स्मृति लगातार लोगों के बीच मौजूद थी। सरकारी डिग्री कॉलेज है या नहीं? जितने बच्चे जाते हैं स्कूल, उनके स्कूल में कंप्यूटर आज तक देखा है किसी ने? अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि दीदी कंप्यूटर तो तब काम आएगा जब स्कूल में बिजली होगी। स्कूल में बिजली तब होगी जब नागरिक के घर पर बिजली होगी। आज यहाँ पर आपने हाल देखा है, हम सबको संबोधित करने आए हैं, बीच में 3-4 बार बिजली चली। डिस्पाइट की स्मृति को भी शायद पता था कि वो इस सीट पर बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने हार के डर के बावजूद बहुत अच्छे से कैंपेनिंग की और अमेठी की जनता को नई उम्मीद दी। चुनाव के परिणाम में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोटों से हरा दिया। जरा सोचिए कि ये वही अमेठी है जहां पर राजीव गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ते थे। वो 3-3 लाख वोटों से जीतते थे। राहुल गांधी का 1 लाख वोट से चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी थी। स्मृति ईरानी ने इस हार के बावजूद अमेठी से अपना जुड़ाव कम ना करने का वादा किया। And I shall be here every time Amethi needs me. I have promised not only my presence but also my desire to represent all the challenges that the people of Amethi. बीजेपी की लीडरशिप को रियलाइज हो गया था कि स्मृति ईरानी ने जो साहस दिखाया है और जिस प्रकार उन्होंने गांधी परिवार के गढ़ को हिला दिया है, वो साधारण बात नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने स्मृति ईरानी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा। इसी विश्वास के आधार पर स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में शामिल किया गया और वो भी एचआरडी मिनिस्ट्री के रूप में। ये एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि पार्टी में ऑलरेडी कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे जो चुनाव जीतकर तो आए ही थे। ऊपर से एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय था। मोदी सरकार ने इसे अपना आइडियोलॉजिकल मिशन का केंद्र बनाया था।
दशकों से कांग्रेस और वामपंथी आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में देश की एजुकेशन सिस्टम को चलाया जा रहा था, तो बीजेपी इस इकोसिस्टम को चैलेंज करना चाहती थी। उस समय स्मृति ईरानी को इसी एजेंडा के तहत वहां पर बिठाया गया था। उन्हें भरोसेमंद माना गया था, जो पार्टी लाइन को मजबूती से लागू कर सकती हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला सकती हैं। पर देखा गया कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण स्मृति ईरानी खुद विवादों का एपिसेंटर बन गई। उन्होंने बैक टू बैक ऐसे फैसले लिए जो लिए तो सही इंटेंशन से गए थे, पर बैकफायर करने लग गए। चाहे वो केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा को हटाकर संस्कृत लाने का निर्णय हो, IIT मद्रास में कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स को बैन करना हो, या फिर JNU के स्टूडेंट्स पे हैवी क्रैकडाउन करना हो। और फिर इसके बाद उन्होंने संसद के पटल पर खड़े होकर रोहित वेमुला केस पर एक बयान दे दिया, और बस उसी के बाद मानो सब कुछ बदल गया। इस सबसे बीजेपी के भीतर ही ये दबाव आने लग गया कि स्मृति ईरानी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया था कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस कारण से स्मृति की खुद की पार्टी के टॉप लीडर्स और संघ के बड़े लोगों से उनकी सीधी भिड़ंत होने लगी, चाहे वो JP नड्डा हूं, वेंकैया नायडू हूं या फिर राम माधव हूं। यहां तक कि अरुण जेटली, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद कैबिनेट सहयोगी माने जाते थे, उनसे भी स्मृति ईरानी के डिसएग्रीमेंट्स होने लगे थे। ऊपर से स्मृति ईरानी ने इस दौरान ऐसे कई पॉलिटिकल इमेच्योर डिसीजंस भी लिए थे जिससे बीजेपी लीडरशिप नाखुश हो रही थी। लास्टली जुलाई 2016 में स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल डिमोशन हो जाता है और उनको HRD मंत्रालय से हटा दिया जाता है, और इसके बाद इन्हें टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया जाता है। पार्टी ने कोई कारण नहीं बताया था, लेकिन सबको पता था कि यह फैसला क्यों हुआ है। स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल मिनिस्टर के रूप में काफी अच्छा काम किया था, जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि उनके काम क्या क्या थे। हालांकि फिर भी स्मृति ईरानी अपने टेन्योर में कई चीजें पूरी नहीं कर पाई थी, जैसे कि जो नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी दशकों से पेंडिंग थी, वो उनकी मिनिस्ट्री में भी फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। एट द सेम टाइम इस सब के बावजूद उन्होंने अमेठी में ग्राउंड लेवल पर काम करना जारी रखा था। तभी 2017 में स्मृति ईरानी को INB मिनिस्ट्री मिल जाती है और मोदी कैबिनेट के एक बड़े मंत्रालय का वो फिर से हिस्सा बन जाती हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि स्मृति के साथ हो क्या रहा है। लोग ये कहने लग गए थे कि 2019 के चुनाव से पहले HRD मंत्रालय से हटाना, उनका डिमोशन करना चुनावों के लिए घातक हो सकता था, तो इसीलिए उन्हें फिर से बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है। इसके बाद 2019 के चुनाव आने वाले थे। 2014 के चुनाव जीतने के बावजूद राहुल गांधी अक्सर अमेठी से गायब रहते थे। स्मृति ने इस कमी को भांपकर वहां अपनी जड़ें जमा ली। वो लगातार अमेठी जाती रही, जनता के हर छोटे बड़े काम को सुनती और पर्सनली सॉल्व करवाती। गांव की महिलाओं को रोजगार के लिए सिलाई मशीन बांटी गई, बेटियों की शिक्षा के लिए छोटे बड़े स्तर पर प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गई, और हर बड़े त्योहार पर स्मृति अमेठी में मौजूद रहती थी। और इससे अमेठी की जनता के बीच में उनके एक भरोसेमंद नेता की छवि बनती गई, जो केवल इलेक्शन के समय नहीं आ रही थी अमेठी में। और इसके बाद आता है 2019 का चुनाव, और बीजेपी ने फिर से उन्हें अमेठी से टिकट दे दिया। इस बार माहौल बदल चुका था। राहुल गांधी के खिलाफ जनता में नाराजगी थी और स्मृति का काम जमीन पर दिखाई दे रहा था। जब नतीजे आए तो पूरा देश चौंक गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लगभग 55,000 वोट से हरा दिया। कांग्रेस को पहली बार अमेठी में हार का स्वाद चखना पड़ा था। के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन। और इस जीत ने स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल स्टैचर को रातों रात बढ़ा दिया। गांधी परिवार को उनके ही गढ़ में हराने वाली पहली महिला, और वो भी एक ऐसी नेता जिसकी खुद बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के साथ नहीं बन रही थी, उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। स्मृति ईरानी को जायंट स्लेयर कहा जाने लग गया। अब स्मृति बीजेपी की फ्रंटलाइन मीडिया फेस बन चुकी थी। हर डिबेट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर चुनावी सभा में वो बीजेपी की स्टार पावर बन चुकी थी। बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत के बाद उन्हें फिर से कैबिनेट का हिस्सा बनाया और उन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय मिला, जिसमें उनका परफॉर्मेंस काफी डिसेंट रहा। लेकिन कुछ चीजों में उनकी परफॉर्मेंस ठंडी रही, जैसे कि महिला सुरक्षा, कामकाजी महिलाओं की स्थिति, यौन उत्पीड़न या फिर मेंस्ट्रुअल लीव जैसे अहम मुद्दों पर उन्होंने कोई बड़ा पॉलिसी पुश नहीं किया। इसके बावजूद बीजेपी उन्हें बनाए रखती है, क्योंकि उनकी स्टार पावर और कांग्रेस विरोधी नैरेटिव को संभालने की क्षमता पार्टी के लिए फायदेमंद थी। और इसके बाद आता है 2024 का चुनाव। देखिए, 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हराने के बाद स्मृति ईरानी की जो गिनती थी वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में होने लग गई थी, और इसी जीत ने उनके कॉन्फिडेंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह उन्हें एक जायंट स्लेयर की छवि मिल चुकी थी। लेकिन शायद यही वो मोड़ था जहां से धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस उनकी राजनीति में घुसना शुरू कर चुका था। स्मृति ईरानी को लगने लगा था कि अब अमेठी में कांग्रेस दोबारा कभी लौट कर नहीं आ सकती है।
ऊपर से जब राहुल गांधी ने अमेठी की सीट को छोड़कर कहीं और से लड़ने का चुनाव किया था, तभी बीजेपी ने इसे अपनी जीत मान लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी ने 2024 के इलेक्शंस में अमेठी की सीट पर अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग बहुत ही ढीली छोड़ दी थी। पर वहीं इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया था कि अमेठी को हर हाल में वापस लाना है। उनके लिए न सिर्फ राजनीतिक जरूरत थी, बल्कि इज्जत का भी सवाल बन चुका था। उन्होंने समझदारी से एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जो जीत सकता था, किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल जो थे वो वर्षों से कांग्रेस को अमेठी के अंदर संभालते आए थे। उधर स्मृति ईरानी का कैंपेन उतना तेज और जमीनी नहीं था जितना 2014 और 2019 में था। उनकी फील्ड प्रेजेंस जो थी वो कम हो चुकी थी। लोकल ग्रीवेंसेस जो थे वो अनरिजॉल्व थे और जनता को लगने लगा था कि एक बार जीतने के बाद वो पहले जैसी एक्सेसिबल नहीं रही हैं। और इसके बाद 2024 में जब नतीजे आए तो ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि एक कंप्लीट कोलैप्स था। स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,000 वोटों से हरा दिया था। ध्यान दीजिए, यही स्मृति थी जिन्होंने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 वोट से हराया था। इस भारी हार ने सबको चौंका दिया, पार्टी को भी, मीडिया को भी और शायद खुद स्मृति को भी। बीजेपी ने भी इस हार का डायरेक्ट जिम्मेदार स्मृति ईरानी को मानना शुरू कर दिया था और इस बार मोदी 3.0 में यानी कि तीसरी सरकार में उन्हें कैबिनेट में कोई मंत्रालय नहीं दिया, ना HRD, ना टेक्सटाइल, ना WCD, कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें पार्टी के अंदर भी कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, ना ही कोई राष्ट्रीय महासचिव, ना ही कोई मीडिया प्रभारी, ना ही कोई चुनाव प्रभारी। एकदम साइलेंस रखा गया। ये साफ साफ पॉलिटिकल साइडलाइनिंग थी। एक समय वो बीजेपी की सबसे आक्रामक डिबेटर मानी जाती थी और आज उन्हें बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ताओं की सूची में भी जगह नहीं मिल रही थी। ना वो टीवी की डिबेट्स में दिखी, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ना ही किसी बड़ी रणनीति में उनकी राय ली गई। कभी कभी ना राजनीति के अंदर जीत से ज्यादा हार नहीं, पार्टी की चुप्पी ही असली संदेश देती है और स्मृति ईरानी के मामले में ये चुप्पी बहुत तेज आवाज में सब कुछ कह रही थी। स्मृति ईरानी भले ही पार्टी में बनी रही, लेकिन उनके पास कोई भी बड़ा पद नहीं बचा था और आज स्मृति ईरानी वापस 25 साल बाद एक्टिंग करियर में वापस आ चुकी हैं और ये सब ना एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि क्या उनके पॉलिटिकल करियर का फुल स्टॉप हो चुका है। देखिए, 2024 में स्मृति ईरानी की हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक फॉल भी था। वो महिला जिसने राहुल गांधी जैसे पॉलिटिकल नाम को 2019 में हराकर बीजेपी के लिए एक हिस्टोरिक जीत दर्ज की थी, वही 2024 में 1,67,000 वोटों से हार गई। और इस हार ने उनकी पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी को एक सडन ब्रेक दे दिया था। ना सिर्फ वो इलेक्शन हारी थी, बल्कि मोदी 3.0 कैबिनेट से भी बाहर कर दी गई थी। कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई मेजर रोल नहीं, पूरा पॉलिटिकल साइलेंस। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर का अंत है? अगर सरफेस पे देखो तो यस, एक बड़ी सिंबॉलिक सीट से बड़ी हार, फिर सरकार या पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे केसेस में नॉर्मली पॉलिटिकल डिक्लाइन परमानेंट हो जाता है, स्पेशली बीजेपी जैसी पार्टी में जहां परफॉर्मेंस और लॉयल्टी दोनों को काफी वैल्यू दी जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करोगे ना, तो पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने खुद हार के बाद एक क्लियर मैसेज दिया। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हो गई, चलो भाई अब तो हो गया पॉलिटिकल करियर पूरा। हार तो मेरी 2014 में भी हुई थी अमेठी में, शायद वो भूल गए। हार मैं 2004 में भी गई थी चांदनी चौक में। और आप सोचिए, अगर 2004 का मैं चांदनी चौक का चुनाव जीत जाती तो क्या वो स्मृति ईरानी बनती जो आज आपकी अदालत में बैठी है? तो मेरी किस्मत हमेशा जीत ने नहीं लिखी है, कई बार मैंने अपनी हार से भी अपनी किस्मत को नए अंदाज में लिखा है। और अगर बीजेपी की हिस्ट्री देखो तो पार्टी ने अक्सर अपने कैरिस्मेटिक लीडर्स को एक डिफीट के बाद दोबारा कमबैक का विंडो दिया है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को 1984 के हार के बाद या फिर खुद मोदी को 2002 में गुजरात में जो सब कुछ हुआ था ना, उसके बाद। ऊपर से स्मृति ईरानी जो है ना, वो खुद कह रही हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं हुआ है। 41 की उम्र में कोई रिटायर नहीं करता। पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी नहीं होता। मैं तो 3 बार की सांसद रह चुकी, 5 विभागों की मंत्री रह चुकी, अभी तो। इसके अलावा स्मृति ईरानी के पास ना अब भी काफी चीजें हैं जो उनको रेलेवेंट बनाती हैं। वो एक रिकॉग्नाइजेबल नेशनल फेस हैं। टीवी, सिनेमा, पॉलिटिक्स, सब जगह उनकी विजिबिलिटी है। उनका एग्रेसिव डिबेटिंग स्टाइल और मीडिया कंट्रोल आज भी बीजेपी के लिए एक वेपन बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो बीजेपी की जानी मानी विमेन फेस है। हो सकता है उनका पॉलिटिकल ब्रेक जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो, क्योंकि उनके एक्टिंग में रीडेब्यू से वो घर घर पहुंचेंगी, जिससे अल्टीमेटली उन्हें ही फायदा होगा। इसीलिए हो सकता है कि अगला मौका 2019 का हो सकता है किसी और सीट से आए, या हो सकता है वो मीडिया और कल्चर के जरिए एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाएं। जो भी हो, लेकिन एक बात ऑलमोस्ट सर्टेन है, स्मृति ईरानी विल नॉट फेड अवे
क्वाइटली। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है उसको अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।